जिसने डेवलपमेंट का रास्ता ठीक इंडिया के 2 साल बाद यानी 1949 में स्टार्ट किया। वही चाइना आज वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस इंडिया से ज़्यादा बनाता दिख रहा है। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो वो आज यूएस से कम्पीट कर रहा है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। हेलो गाइस, हमारे चैनल द क्रिटिकल थिंकर में आपका स्वागत है। चाइना के बैकग्राउंड में चलते हैं। सालों से ब्रिटिश और जापानीज इंपीरियलिज्म की मार झेल रहे चाइना को 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ी राहत मिलती है, तभी एक नया क्राइसिस जन्म लेता है, चाइनीज सिविल वॉर। ये सिविल वॉर नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच होता है, जहाँ पे 1949 में कम्युनिस्ट ये वॉर जीत जाते हैं और माओ जेडोंग बनते हैं नए लीडर मेनलैंड चाइना के। 1949 के बाद से ही चाइना में रशियन टाइप कम्युनिज्म प्रैक्टिस होता है। जिनको नहीं पता, कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां स्टेट ओन करती है और कंट्रोल करती है सभी फैक्ट्रीज, फार्म्स, सर्विसेज, जिससे जनता को इक्वली ट्रीट किया जा सके। यही नहीं, 1953 में चाइना अपना पहला 5 ईयर प्लान लाता है। ये प्लान 1953 से 1957 तक चलता है, जहाँ पर कई मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कलेक्टिवाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। चाइना इसे अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर करता है और वो 1957 तक ये टारगेट्स अचीव भी कर लेता है। रिजल्ट से खुश होकर माओ एक फीडबैक कैंपेन चलाते हैं, जिसे 100 फ्लावर्स कैंपेन भी कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल और सोशल कैंपेन थी, जहाँ पे लोगों को अलाउ किया गया था कि वो आकर फ्रीली ओपिनियंस एक्सप्रेस करें अबाउट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड देयर पॉलिसीज। माओ और उनके फॉलोअर्स को लगता है कि अब कम्युनिज्म चाइना में सेफ है, पर जब पीपल इनको क्रिटिसाइज करते हैं तो माओ ये देखकर शॉक हो जाते हैं। माओ को ये अंदाज़ा हो जाता है कि लोग कम्युनिज्म और वन पार्टी सिस्टम से खुश नहीं हैं। लोग मल्टी पार्टी सिस्टम और कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें चाहते हैं, पर ये तो कम्युनिज्म के एकदम विपरीत है। तो क्या ये एक नया क्राइसिस है? हियर इज़ अ कैच, माओज रियलाइजेशन। माओ को कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती है। हम इनको पॉइंट्स में समराइज़ करते हैं। पहला, रशियन कम्युनिज़्म। रशियन कम्युनिज़्म लेबर क्लास को प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है, जबकि चाइना में 4/5 पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ में होती है तो किसानों को बैकवर्ड सीट पे आना पड़ता है। सेकेंड, हेवी इंडस्ट्रीज़। हेवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करने के कारण ज़्यादा डिपेंडेंसी मशीनों पे होती है, जिसके वजह से अनएजुकेटेड यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। ये भी एक कारण बनता है गवर्नमेंट से नाराज़गी का। तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 4/5 पॉपुलेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती और ज़रूरत से ज़्यादा लोग होने की वजह से एक फेनोमेना आता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जिन्हें नहीं पता दोस्तों, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक फेनोमेना है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक काम कर रहे होते हैं। अगर एक काम को 2 लोग ख़त्म कर सकते हैं और अगर वहाँ पे 4 लोग एम्प्लॉयड हैं तो 2 लोगों की प्रोडक्टिविटी इसेंशियली ज़ीरो होती है। ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया भी आज इससे जूझता दिखाई दे रहा है, जिसको कोविड-19 ने और बढ़ा दिया है। माओ यहाँ पे एक कैंपेन चलाते हैं जो प्रीवियस लैकुनास को टारगेट करने के लिए होती है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1962 तक चलता है। यहाँ पे कई मेजर्स लिए जाते हैं प्रीवियस लैकुनास को टारगेट करने के लिए। पहला, ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ना कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पीजेंट्स और एग्रीकल्चर लेबर्स फोर्सफुली इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पर बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसी की वजह से फेमाइन लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके 2 नुकसान हैं। एक, अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ और 2, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। माओ डिसाइड करते हैं कि वो 6 लाख बैकवर्ड स्टील प्लांट खोलेंगे अलग अलग जगहों पर। ये स्टील प्लांट लेबर इंटेंसिव भी होंगे और एग्रीकल्चर टूल्स में भी अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे।
तीसरा है लाइट इंडस्ट्रीज़, ना कि हेवी इंडस्ट्रीज़। हेवी इंडस्ट्रीज़ के कारण मशीनों पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी। माओ डिसाइड करते हैं कि अब वो लाइट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे। लाइट इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो डे टू डे यूज़ का सामान प्रोवाइड करती है, जैसे नहाने की साबुन। एग्रीकल्चर में एक बड़ा स्टेप लिया जाता है। बड़े बड़े कम्यून्स बनाए जाते हैं। कम्यून्स एक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 75,000 लोग तक होते थे। ये एक स्टेप था गवर्नेंस को सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड और सेल्फ रूलिंग बनाने का। हर कम्यून को 10 या 20 टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स अलॉट किए जाते थे। उनको पावर दी गई थी कि वो स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी खोल सकते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर साइड बाय साइड क्रिएट हो। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से कई सारे पॉजिटिव चीज़ें भी होती है और कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती है। हम इसे एक एक करके समराइज़ करेंगे। इसे ही कहते हैं दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पे कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, उसके दो पहलू होते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड से सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का इशू एड्रेस होता है। दूसरा, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होती है। चाइना काफ़ी हद तक फेमाइन लाइक कंडीशंस अवॉइड कर लेता है। और चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कम्यून्स का। कम्यून्स से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और सेल्फ गवर्नेंस मिलती है लोकल पीपल को। इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे पहला, शॉर्ट टर्म के लिए हेवी इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाती। दूसरा, बैड हार्वेस्ट होती है 1959। और तीसरा, कुछ समय के लिए जीडीपी उतनी ग्रोथ रेट से नहीं ग्रो कर पाती। लेकिन 1976 तक ग्रेट लीप फॉरवर्ड से लिए गए मेजर्स की वजह से अब चाइना के पास एक स्ट्रॉन्ग स्टील सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, ऑयल इंडस्ट्रीज़ है और मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है। ये सब चीज़ें चाइना को डेवलपमेंट के लिए एक बिग पुश प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक और लीडर डेंग ज़ाओपिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेंग ज़ाओपिंग 1978 में लीडर बनते हैं CCP के। उनके हिसाब से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है जो चाइना को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जा सकती है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फीचर्स होते हैं जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। पर इनके हिसाब से मल्टी पार्टी सिस्टम इजीली पॉलिटिकल कैप्चर का शिकार बन सकता है। इसीलिए 1976 में माओ की डेथ के बाद ये एक फीडबैक कैंपेन चलाते हैं, जहां ये आशा करते हैं कि लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। पर जब लोग इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये ब्रूटल क्रैकडाउन करते हैं। यही रीज़न है कि आज कम्युनिज़्म चाइना में सर्वाइव कर रहा है। 1978 के बाद भी कई रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल सिंगापुर भेजे जाते हैं टू स्टडी सिंगापुर मॉडल। हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि भारी FDI आए। ओपन डोर पॉलिसीज़ अपनाई जाती है ताकि ट्रेड इंक्रीज़ हो। इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट मोटिव से ऑपरेट करने की परमिशन दी जाती है। कम्यून्स को मनी दी जाती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। उनके टैक्स रेट कम कर दिए जाते हैं। कम्यून्स को ब्रेक करके लैंड यूज़ राइट इंडिविजुअल को दी जाती है, पर लैंड ओनरशिप कलेक्टिव रहती है। पीजेंट्स को अलॉट किया जाता है कि वो ओपन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। इसीलिए 1990s में चाइना की GDP, जो लगभग इंडिया के सेम थी, एक सॉलिड ग्रोथ पकड़ लेती है। 1993 में चाइना कंपनी लॉज में चेंजेस करता है जिससे डिफरेंट कंपनीज इजीली सेटअप की जा सके। 2001 में WTO ज्वाइन करता है और इंटीग्रेट हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। 2013 में कंपनी इस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट रिड्यूस करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज खोली जा सके। डेंग 1984 में ब्रिटेन के साथ और 1987 में पोर्टुगल के साथ डील करके हांगकांग और मकाऊ ले लेते हैं। बदले में ये 50 ईयर्स तक के वहाँ के सिविल लिबर्टीज़ रिस्पेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। आज चाइना के PSCs 1/3 कंट्रीब्यूशन करते हैं GDP में और 1/10 एम्प्लॉयमेंट में। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना US को ओवरटेक कर लेगा to become the world biggest economy by 2020। स्टेट के पास आज डोमिनेंट पावर है कि वो कोई भी कंपनी को अपने हिसाब से मोड़ सकती है। ये ऐसे हो गया जैसे
डिस्कस थियरी कम्युनिस्ट। इंडिया और चाइना को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट है। आपकी क्या राय है? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब